आज की मनवा एक ऐसी मनवा है जिसमें एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के बारे में बताया गया है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अकेले में लोन शार्क नाम के एक भयंकर गैंग को मार मार के हड्डी पसली एक कर देता है। और तो और उससे बाद में जाके एक मिस्टीरियस फाइटिंग टूर्नामेंट में इन्वाइट भी किया जाता है जिसमें बड़ी रकम का पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार है उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सच में आज की जो मनवा है ना, ये वाली मनवा शुरू होने से पहले लिखी हुई है कि रिकमेंडेड फॉर एजेस 15 एंड अबव। और ये वाली जो मनवा है ये तो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी पूरी तरीके से धमाका मचा के रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाली वीडियो आप लोग पूरा देखने की कोशिश करोगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना। जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो लेट्स गो। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब घर से जहाँ पे हम लोग को किसी को बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए सुनाई देती है। तो घर के अंदर का सीन हम लोग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से गर्म होते रखा था। हम लोग को एक हस्बैंड और एक वाइफ को देखने के लिए मिलती है जहाँ पे इन लोग के सामने एक पर्सन अपने हाथ में एक गरम आयरन को होल्ड करके रखा हुआ था। हस्बैंड अभी रोते हुए वे पर्सन से बोलने लगता है कि प्लीज मुझे और कुछ समय दीजिए, मैं आपके पैसे को लौटा दूंगा। तो आगे से वे पर्सन अभी बोलने लगता है कि अगर तुम किसी से पैसे उधार लेते हो तो तुम्हें शायद से अपने ऑर्गन को भी बेच के पैसे को चुकाना पड़ सकता है और ये सभी तो तुम्हें एक ह्यूमन बनाता है। और ये बोलने के साथ ही वे पर्सन अभी दोबारा से हस्बैंड के गले को कस के पकड़ लेता है और आयरन को उसके मुंह के सामने लेके आते हुए बोलने लगता है, या तुम लोगों को भी कुछ दर्द शायद से फील करना होगा जिससे कि तुम लोगों को ये अंदाजा लगे कि पैसा ना मिलने के बाद हम लोगों को कैसा दर्द होता है। इसी समय हस्बैंड के बैक साइड में वाइफ फोन में किसी को मैसेज करने लगती है जिसे कि वह पर्सन अभी देख लेता है और वाइफ के हाथ से फोन को छीन लेता है। वह पर्सन अभी वाइफ से बोलने लगता है कि क्या तुम कॉप्स को कॉल कर रही हो, मैंने पहले भी कहा था इन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। और ये बोलने के बाद वह पर्सन जैसे ही फोन को चेक करता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वह पर्सन देखता है कि लेडी तो अपने बेटे को मैसेज कर रही होती है जहाँ पे ये लेडी अपने बेटे को घर पर आने के लिए मना कर रही होती है, मतलब जस्ट मैसेज लिखी होती है, सेंड भी नहीं कर पाती। और ये सब कुछ देखने के बाद वह पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपना एक असुर जैसी शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है कि बहुत ही बढ़िया, मुझे शायद से तुम्हारे बेटे को भी पीटना होगा। वह पर्सन के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद वो वाइफ एंड हस्बैंड बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वाइफ अभी चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन वह पर्सन अभी अपने लोगों से बोलता है कि जल्दी से इन दोनों के मुंह को पूरी तरीके से बंद कर दो जिससे कि वे दोनों अपने मुंह से कुछ भी ना बोल पाए, भी ना कर पाए। तो देखते देखते उसके सभी लोग हस्बैंड एंड वाइफ को पकड़ते हुए यहाँ पे एक पिलर के साथ कस के बांध देते हैं। कुछ देर बाद वह पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है कि लगता है इन लोगों का बेटा यहाँ पे आ चुका है। और वे लौंडे का ये बोलते ही अभी हम लोग को यहाँ पे एक लौंडे को दिखाया जाता है जो कि अभी स्कूल से रिटर्न आया होता है। और ये जो लौंडा है इसके नाम के बारे में अभी तो हम लोग को नहीं बताया गया है, तो इसका नामकरण मैं ही कर देता हूँ। तो आज से इसका नाम हुआ रॉकी और यही लौंडा हम लोगों के मेन कैरेक्टर है। और शकल पे बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रॉकी अभी घर पर आने के बाद धीरे धीरे करके दरवाजा ओपन करता है। तो रॉकी को अभी घर के अंदर आते हुए देखने के बाद उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। रॉकी अभी जैसे ही दरवाजा खोल के घर के अंदर आने लगता है तो हम लोग को यहाँ पे लोन शार्क के जितने भी लोग हैं उन सभी को घर के कोने कोने में छिपे हुए दिखाई देते हैं। रॉकी अभी जैसे ही घर के अंदर आके अपने पैरों से शूज को उतार के घर के अंदर आने लगता है उसी टाइम पे साइड से एक लौंडा अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लेके रॉकी के सिर के ऊपर बहुत ही जोर से एक बार कर देता है जो कि देखने के बाद रॉकी की माँ भी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। लेकिन दूसरे ओर हमें तो कुछ अलग ही दिखाया जाता है। रॉकी जो कि उस बंदे के कंधे को अपने दूसरे हाथों से पकड़ लिया होता है और देखते देखते वह लौंडे के चेहरे पे इतनी जोर से एक पंच मारता है कि पूछो ही मत। देखने के बाद बस एक ही कमेंट होता है, मजा आ गया। और इस पंच को खाने के बाद वह लौंडा यहीं पे नॉकआउट हो जाता है, उसका चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो एक ही पंच में एक लौंडे को नॉकआउट करता हुआ देखने के बाद अभी इन सभी का जो हेड है, मतलब यही व्हाइट कोट भत्ती शकल वाला, ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हम लोगों के मेन कैरेक्टर मतलब रॉकी हैंडसम की ओर देखते हुए अभी बोलने लगता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या है। इसके साथ ही अपने जितने भी साथी है, जितने भी गुंडे माँ वाले है, उन सभी को एक साथ रॉकी के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। सभी कूद के रॉकी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, वो भी एक साथ। रॉकी के पीछे से एक बंदा बेसबॉल बैट से अटैक करता है जिससे कि रॉकी अपने सिर को झुका के डॉज कर लेता है और उसके सामने जो बंदा खड़ा हुआ था उसके छाती के नीचे मतलब पेट के साइड का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे बहुत ही जोर से कस के एक मुक्का मारता है। पहले तो इस अटैक को
देख के साउथ इंडियन मूवी की तरह थोड़ा सा आम मुक्का लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसका एक्सरे वर्जन दिखाया जाता है तो हम लोग को दिखाया जाता है कि इस मुक्के की वजह से वह लौंडे के सीने का जो हड्डी है वो पूरी तरीके से क्रैक हो जाती है। एंड ऑब्वियसली इतना ज्यादा पावरफुल एक मुक्के को खाने के बाद वह लौंडा भी दर्द के मारे एक पागल की तरह बहुत ही जोर से चीखता है। इसी समय रॉकी के पीछे वाला लौंडा रॉकी को बहुत ही जोर का एक किक मारने वाला था, लेकिन रॉकी एक पाँव से उसके दूसरे टांगों को मतलब दूसरे पाँव के ऊपर अपने पाँव को रख देता है और जो टांग ऊपर की ओर उठाया था वह लौंडे ने उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और रॉकी अपने दूसरे टांगों से वह लौंडे के नीचे वाले टांगों के जॉइंट में इतनी जोर से एक लात मारता है कि उसका टांग वहीं से टूट जाता है। इसी समय लोन शार्क के एक और पर्सन आके वो एक टेबल को उठा लेता है और टेबल का जो कोनी है उससे रॉकी के सिर के पीछे बहुत ही जोर से बाढ़ कर देता है। और सच में इस अटैक को देखने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़ा हो गया। एक पल के लिए तो यही लगा रॉकी का खेल यही पे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है। रॉकी बिल्कुल सही सलामत होता है। रॉकी बहुत ही गुस्से के साथ वह लौंडे की ओर घूर के देखता है। वह लौंडे का तो फट के 10 हो जाता है। वो तो सोचने लगता है कि ये आखिरकार कौन सा मॉन्स्टर है। देखते ही देखते अभी अपना रॉकी हैंडसम उस लौंडे के चेहरे पे इतनी जोर से एक मुक्के को मारता है कि वह लौंडा अभी सीधा उड़ते हुए जो हेड है उसके साइड वाले दीवार में जाके लुढ़क जाता है। लॉन शार्क का हेड इन सभी चीजों को देखने के बाद अपने इतने सारे लोगों को इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से पीटता हुआ देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो घबराते हुए अपने पास से एक नाइफ को बाहर की तरफ निकाल लेता है और देखते ही देखते अभी रॉकी के बाप को कस के पकड़ लेता है। लेकिन इसी समय वे हेड ये भी नोटिस करता है कि उसकी ओर एक आयरन बहुत ही तेजी से आ रहा है। एंड ऑब्वियसली रॉकी ने इस समय उसके थोपड़े पे आयरन को इतनी जोर से मारा होता है कि वह पर्सन का सिर पीछे की तरफ जो दरवाजा था उसके अंदर घुस जाता है। खैर जिंदा बचता है या नहीं बचता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अपने बेटे को इस तरीके से इन सभी लोगों को एक जानवर की तरह मारते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। एक तरीके से बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगती है। रॉकी अभी उसके चेहरे से आयरन को बाहर की तरफ निकाल लेता है। वह पर्सन अभी अपने टूटे हुए जबड़े से बोलने लगता है कि मेरा गर्दन कोई 119 पे कॉल करो। मतलब ये पर्सन अभी भी जिंदा होता है। रॉकी ने अकेले में यहाँ पे लोन शार्क के जितने भी लोग आए थे, जितने भी गुंडे मावाले आए थे, उन सभी को धो दिया होता है। वो भी कुत्ते की तरह। किसी का टांग टूटता है तो किसी का हाथ, बहुत हो के तो जबड़ा ही टूट जाता है। रॉकी अभी इन सभी को नॉकआउट करने के बाद एक गहरी सांस लेता है, अपनी माता पिता की ओर देखता है और जल्दी जल्दी से अपने माता पिता के हाथ में जो रस्सी बंधा हुआ था उसे खोलने लगता है और अपने बाप से बोलने लगता है कि अगर आप मुझे इस तरीके से फाइट करना नहीं देखना चाहते हो तो शायद से आपको इतना ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए था। और ये बोलने के साथ ही रॉकी भी अभी यहाँ पे नॉकआउट हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। रॉकी की माँ चिल्लाते हुए बोलती है कि रॉकी। सीन चेंज हो जाता है। रात के सीन को दिखाया जाता है। हम लोग को एक बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के बाहर 2 एम्बुलेंस को भी दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के एक कमरे के अंदर बहुत सारे बेडों में लोन शार्क के बहुत सारे लोगों को पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो लोग अभी भी दर्द के मारे करके गुंगरा रहा होता है। और आप लोगों को ये नहीं लगता कि गुंगराने की आवाज में जिस तरीके से निकाला वो कुछ अलग ही सुनाई दे रहा है। अभी तो हम लोग को काउंटर पे एक चश्माधारी पर्सन को दिखाया जाता है और ये जो पर्सन है ये शायद से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है और ये जो पर्सन है इसका नाम होता है रामू। रामू काउंटर पर लड़की से पूछने लगता है कि इन सभी का हालत क्या कोई हादसा मस्सा हुआ है क्या? तो लड़की रामू से कहती है कि नहीं, ये एक बाप की वजह से हुई है। ये सभी मिलकर एक फैमिली को परेशान कर रहा था, लेकिन उस फैमिली का जो बेटा है उसने इन सभी को इस तरीके से पीटा। इस बात को सुनने के बाद रामू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अभी सीन दोबारा से लोन शार्क का जो बॉस है उसे दिखाया जाता है। उसका हालत पूरी तरीके से खराब होकर रखा था। उसका अभी मैनेजर उसके पास आते हुए चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि बॉस क्या आप ठीक है? इसके साथ ही ये भी बोलता है कि आपको जिसने पीटा वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर रखा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी लोन शार्क का जो हेड है वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उस बंदे से बोलता है कि जाओ उसे मार डालो। तो मैनेजर अभी हंसते हुए बोलता है कि जो ब्लैक बियर है वो उसी बच्चे के पास ही गया है और चाहे वो बच्चा कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो वो अभी तक शायद से मारा जा चुका है। ब्लैक बियर अभी इस नाम को सुनने के बाद रामू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। रामू अभी उसी लड़की से पूछने लगता है कि आखिरकार वो जो हाई स्कूलर है वो कौन सी रूम में भर्ती होकर रखा है। तो लड़की बताती है कि वो लड़का 202 नंबर रूम में है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रामू जल्दी से 202 नंबर रूम के ओर जाने लगता है। दौड़ते दौड़ते रामू अभी जैसे ही 202 नंबर रूम के पास जाता है वो देखता है दरवाजा बंद होकर रखा है। तो रामू दरवाजे में जो कांच लगा हुआ है उसके थ्रू अंदर की ओर देखने लगता है। तो हम लोग को कमरे के अंदर रॉकी और रॉकी के सामने 8 फुट हाइट के एक रेड हल्क जैसा ही बंदे को दिखाया जाता है और ये जो लौंडा है इसका ही नाम होता है ब्लैक बियर। ब्लैक बियर अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ रॉकी से बोलने
बोलने लगता है कि अरे यार, उन लोगों ने मुझे एक हाई स्कूल के कचरे के लिए यहाँ पे बुलाया। छे 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 छे। ब्लैक बेयर अभी रामू की ओर देखते हुए अभी रामू से ये भी कहने लगता है, तुम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक लौंडा हो। तुम मुझे देखने के बाद भी अभी तक नहीं घबराया। तो हमें सामने की ओर रामू को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ से स्लाइन का जो नीडल है उसे खींच के बाहर की तरफ निकाल लेता है और तो और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ ब्लैक बेयर की ओर ही देखने लगता है। तो ब्लैक बेयर अभी हंसते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए अभी रॉकी से बोलने लगता है कि तो बच्चे, लगता है मुझे तुम्हें कुछ लेसन सिखाना ही होगा जिससे तुम्हें पता चले कि असली जो डर है वो क्या होता है। और ये बोलने के साथ ही साओयन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसी समय साओयन बहुत ही तेजी से अपने मुक्के को ब्लैक बेयर के चेहरे की ओर लॉन्च कर देता है, जो कि देखने के बाद इस समय रामू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये बच्चा तो बहुत ही फास्ट है, लेकिन अभी हम लोग को तो कुछ और ही दिखाया जाता है। रॉकी ब्लैक बेयर के चेहरे को हिट कर पाता उससे पहले ब्लैक बेयर रॉकी के सिर के ऊपर बहुत ही जोर से एक अटैक कर देता है। रॉकी इस अटैक को खाने के बाद बहुत ही जोर से फ्लोर से जाके टकराता है और एक बार बाउंस भी खाता है। रॉकी को अभी इतना ज्यादा भयंकर एक अटैक को खाते हुए देखने के बाद रामू भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है कि खैर, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। ब्लैक बेयर अभी रॉकी को इस हिट को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए रॉकी से बोलने लगता है कि बच्चे, तुम चाहे कितना भी ज्यादा क्रेजी क्यों ना हो, अगर तुम मेरे ऊपर हेड टू हेड फाइट करने आओगे तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक स्ट्राइक में जमीन के ऊपर गिरा जरूर सकता हूँ। लेकिन इस समय ब्लैक बेयर बहुत ही ज्यादा शॉक होने लगता है क्योंकि वो सामने की ओर देखता है रॉकी वो धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। रॉकी अभी उठ खड़ा होते हुए अपने मुंह से खून को पोंछते हुए बोलने लगता है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए तुम फालतू में बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रहे हो। रॉकी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ब्लैक बेयर पहले तो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए रॉकी के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो इस चीज को देखने के बाद रामू भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। रामू अभी खड़े खड़े अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि क्या ब्लैक बेयर सच में ही इस बच्चे को मारने का प्लान बना रहा है? नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह उसे रोकना ही होगा। लेकिन सामने की ओर हमें तो कुछ और ही दिखाया जाता है। ब्लैक बेयर के हाथ को डच करने के बाद अभी रॉकी बहुत ही जोर से एक फ्लाइंग किक को ब्लैक बेयर के कान पट्टी में लॉन्च कर देता है और एक ही किक में ब्लैक बेयर अभी धराशायी होकर गिरने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी जो रामू है वो पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। वो अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार, मैं तो अपनी जिंदगी में भी कभी ये नहीं सुना कि ब्लैक बेयर कभी भी टेक डाउन हुआ है। अभी सीन दोबारा से ब्लैक बेयर की ओर जाता है। ब्लैक बेयर जमीन के ऊपर गिरता उससे पहले अपने हाथ से अपने आप को जमीन के ऊपर गिरने से बचा लेता है और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ रॉकी से बोलने लगता है कि हे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मैं एक तुच्छ हाई स्कूल के स्टूडेंट से एक किक को खाने के बाद नॉकडाउन हो जाऊंगा? ब्लैक बेयर अभी एक कह ही रहा था, लेकिन इसी समय रॉकी ब्लैक बेयर के उसी पॉइंट पे दोबारा से, लेकिन इस बार एक पंच को बहुत ही जोर से लॉन्च कर देता है। रॉकी की इस पंच से ब्लैक बेयर अभी पूरी तरीके से जमीन में धराशायी हो जाता है। और इस नजारे को तो देखने के बाद रामू अपनी शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है कि ये कोई सेंस बनाता है। हमें दिखाया जाता है कि रॉकी बस यहीं पे एक ही पंच को नहीं मारता है, ब्लैक बेयर के छाती के ऊपर चढ़ के लगातार इसके चेहरे पे बहुत सारे पंचेस को बरसाने लगता है। लेकिन इसी समय इन सभी पंचेस को खाने के बावजूद ब्लैक बेयर थोड़ा सा मुस्कुराता है और देखते ही देखते रॉकी को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। ब्लैक बेयर अभी हंसते हुए रॉकी से बोलने लगता है कि मुझे मेरे अल्टीमेट मूव को एक हाई स्कूलर के ऊपर यूज करना पड़ रहा है। ब्लैक बेयर के इस मूव को देखने के बाद तो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ अभी रामू भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। रामू अभी घबराते हुए कहने लगता है कि ये तो ब्लैक बेयर का जो बोन क्रशर है वो टेक्निक है, और ये जो टेक्निक है बोन क्रशर, इस नाम से तो पता चल ही रहा है इस टेक्निक की वजह से मतलब इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि हड्डी का चूरमा बन जाता है। देखते देखते ब्लैक बेयर अभी अपने हाथ को पूरी तरीके से लॉक कर लेता है और एक पागल की तरह हंसते हुए रॉकी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है। अभी तो यहाँ पे दरवाजा को खोल के रामू भी अंदर की तरफ आ जाता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हे वहीं पे रुक जाओ। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। ब्लैक बेयर ऑलरेडी इस टेक्निक को रॉकी के ऊपर अप्लाई कर दिया था। रामू भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, चारों ओर पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। रॉकी अभी इसी हालत में पड़े पड़े अपने मन में ही सोचने लगता है कि मेरा जो सेंस है वो धीरे धीरे करके धुंधला होते जा रहा है। नहीं, लगता है मुझे मेरे पूरे ताकत को एक साथ लगाना ही होगा। और ये सोचने के साथ ही रॉकी अभी अपने हाथ को
ब्लैक बेयर के कंधे के ऊपर रख के बहुत ही जोर से प्रेशर क्रिएट करने लगता है अपने आप को छुड़ाने के लिए। ब्लैक बेयर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम सही सलामत हो और तुम अपने आप को हिला भी पा रहे हो, क्या तुम्हारा हड्डी अभी भी सही सलामत है। और ये पूछने के साथ ही अभी जो ब्लैक बेयर है वो दोबारा से रॉकी के ऊपर अपना जो बोन क्रशर टेक्निक है उसे अप्लाई करने लगता है। इस बार और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि डेफिनेटली मैं इस बार तुम्हारे बॉडी के हर एक हड्डी का चूरमा बना के ही छोड़ूंगा। दूसरी ओर अपोजिट साइड से रॉकी भी अपने आप को छुड़ाने के लिए ब्लैक बेयर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर देने लगता है। तो ब्लैक बेयर अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए रॉकी से पूछने लगता है कि आखिरकार क्यों तुम्हारी एक भी हड्डी अभी तक भी नहीं टूटी है। लेकिन देखते देखते रॉकी अभी ब्लैक बेयर के चेहरे के ऊपर बहुत ही जोर से एक हेड बैट को मार देता है और इस अटैक को खाने के बाद ब्लैक बेयर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अपने मन में ही बोलता है कि भाई बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या इसका हड्डी मेटल से रिप्लेस किया गया है। ब्लैक बेयर अभी अपने मन में ये कह ही रहा था, लेकिन इसी समय रॉकी दोबारा से उसके चेहरे के ऊपर दोबारा से अपने सिर से एक और बार कर देता है और इस बार का जो अटैक है वो और भी ज्यादा पावरफुल होता है। नीचे का जो फ्लोर है वो भी पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है। ब्लैक बेयर का जो थोबड़ा है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन रॉकी यहीं पे नहीं रुकता, वो दोबारा से ब्लैक बेयर के चेहरे के ऊपर एक और बार अपने सिर से अटैक कर देता है। रॉकी अभी ब्लैक बेयर को जान से मार देता उससे पहले रॉकी के सामने रामू खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि बस कर भाई, ब्लैक बेयर पहले ही बेहोश हो चुका है और अगर तूने इसके ऊपर एक और बार अटैक किया तो शायद से इसका खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। अभी ब्लैक बेयर का जो हालत है उसे देखने के बाद रामू बोलने लगता है कि अरे यार, इसे हैंडल करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये बोलने के साथ ही अभी किसी को फोन करता है और एक एक्सीडेंट का बहाना मारते हुए बोलता है कि यहाँ पे एक पर्सन है, जल्दी से उसे यहाँ से लेके जाओ, बहुत ही सीरियस कंडीशन है। रामू के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रॉकी अभी हाँफते हुए रामू से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और क्या तुम इस पर्सन के साथ हो। रॉकी के इस बात का कोई भी आंसर ना देते हुए अभी रामू रॉकी से ये बोलने लगता है कि वेल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँ। तो रॉकी भी आगे से पूछता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इसी समय यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, जो लोग बहुत ही अजीब किस्म के सूट को पहने हुए होते हैं। इनमें से एक पर्सन आगे की तरफ आते हुए ब्लैक बेयर के बॉडी को कंफर्म करने के बाद अभी रामू से बोलने लगता है कि हम लोगों ने इसके बॉडी को कंफर्म कर लिया है, क्या आप हम इसे लेके जाए। तो इस समय रामू बे पर्सन से बोलता है कि क्या ये कंफर्म कर सकते हो कि उस टाइम तक ये जो ब्लैक बेयर है वो अपने होश में ना आए, और यहाँ पे किस टाइम की बात बोला जा रहा है वो तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। तो आगे से भी पर्सन भी बोलता है ठीक है, और ये बोलने के साथ ही ब्लैक बेयर को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगता है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद अभी रॉकी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए रामू से पूछने लगता है कि तुम सभी आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस बात को जवाब देते हुए अभी रामू एक कार्ड को सामने की ओर करते हुए रॉकी से ये कहने लगता है कि हम लोग वो है जो कि तुम्हें जो चाहिए वो दिला सकते हैं। हाँ, मुझे तो नहीं लगता ये कभी पॉसिबल भी होगा, एक लड़का एक और लड़के को क्या ही दे सकता है। तो रॉकी अभी कार्ड को अपने हाथ में लेते हुए बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। इसी वक्त रामू दोबारा से रॉकी को सामने से बोलने लगता है कि मैं जिसको सर्व करता हूँ उसके लिए तुम्हें बस फाइट करना होगा। रामू के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद रॉकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस कार्ड को पूरी तरीके से मोड़ देता है और रामू से बोलता है कि गेट लॉस्ट, यहाँ से निकल जाओ। और ये बोलने के साथ ही वो जो कागज है, मतलब वो जो इनविटेशन कार्ड था, उसे डस्टबिन में फेंक देता है और यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार अब एक ऐसा स्कैम है। तो रॉकी को अभी इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए और तो और बिरबिर करते हुए यहाँ से जाते हुए देखने के बाद रामू पीछे से बोलता है कि वेल, जो चिंता है वो कभी भी चेंज हो सकता है। कुछ देर बाद अभी हम लोग को एक वॉशरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रॉकी अपने फेस को साफ करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ आईने में अपने चेहरे को देखते हुए बोलने लगता है कि मेरा लाइफ पूरी तरीके से घिंजी होकर रखा है, मैं जस्ट मेरी मॉम का जो इच्छा है उसे फुलफिल करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी के साथ भी फाइट ना करूँ। रॉकी अभी ऐसा कुछ बोल ही रहा था, इसी समय रॉकी का बाप यहाँ पे आ जाता है और हर एक बाप की तरह रॉकी को यही क्वेश्चन करता है, हे यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो और तुम इस कंडीशन में कहाँ जाने की सोच रहे हो। अभी अपने बाप के मुंह से कंडीशन इस वर्ड को सुनने के बाद रॉकी पूरी तरीके से ट्रिगर्ड हो जाता है। रॉकी गुस्से के साथ अपने बाप से बोलने लगता है, कंडीशन, आपको क्या लगता है कि इस कंडीशन के लिए कौन दायी है। रॉकी अभी चिल्लाते हुए अपने बाप से तो ये भी बोलने लगता है कि आप एक बॉक्सिंग चैंपियन थे ना, आपको तो बहुत सारे ऑफर्स भी मिले थे, तो आप उन सभी को छोड़ के इस तरीके से खत्म कैसे हो सकते हैं, इस तरीके से उधारी की लाइफ में कैसे फंस सकते हैं। रॉकी के मुंह से अभी तो हम लोग को ये भी जानने के लिए मिलता है
है कि रॉकी के बाप को किसी कारण नेशनल बॉक्सिंग टीम से बाहर निकाला दिया गया था। रॉकी तो अभी और भी ज्यादा भला बुरा अपने बाप से बोलने लगता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाने लगता है। लेकिन इन सभी बातों के रिप्ले में रॉकी का बाप कुछ नहीं बोलता है। वो बस यहाँ से जाते हुए रॉकी को बस एक ही बात बोलता है कि इस हॉस्पिटल से तुम अभी जाने के बारे में मत सोचना, यहीं पे रहना। और ये बोलने के साथ ही यहाँ से चला जाता है। रॉकी भी चुपचाप खामोश खड़ा रहता है और अपने मन में ही बोलता है कि मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा घृणा आती है। लेकिन इसी समय रॉकी के सिर में अचानक से दर्द चालू हो जाता है। रॉकी को सब कुछ धुंधला दिखाई देता है तो रॉकी अभी अपने सिर को पकड़ते हुए बाथरूम के फ्लोर के ऊपर बैठ जाता है और बोलने लगता है कि इन कुछ दिनों में मैं अच्छी तरीके से नहीं सो पाया और इसी कारण शायद से मेरे दिमाग में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगले ही पल अभी जोर जोर से सांस लेते हुए बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है मेरे डैड की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं जब भी मेरे डैड को देखता हूँ तब भी मेरे सिर में दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि मैं मेरे डैड को बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। रॉकी का ये बोलते ही अभी सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। रॉकी के फादर के बारे में दिखाया जाता है कि रॉकी का फादर कुछ हफ्ते पहले बहुत सारे इंजरी लेके घर आया था और तो और स्कूल में भी जो पुलिस है, जो स्टूडेंट रॉकी को बुली करने की कोशिश कर रहा था, रॉकी का बाप उसी पुलिस के बाप के सामने अपने घुटनों पे आके माफी मांग रहा होता है। रॉकी अभी हम लोग को ये बताता है कि मैं मेरे बाप के ऊपर किसी भी चीज के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता और इसका बस एक ही कारण है कि मैं मेरा बाप का जो थिंकिंग है उसके ऊपर बिलीव भी नहीं करता। उन्होंने हर एक चीज किया जो कि उन्हें करना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एक गड्ढे में डूब रहा हूँ। एक हाई स्कूलर के रूप से मैं समुद्र में फिशिंग करने के लिए एक बोट को भी किराए पे नहीं ले सकता। इवन मैं उतना भी ज्यादा नहीं कमाता जिससे कि मेरा जो डेली एक्सपेंसेस है, मतलब डेली का जो खर्चा है, वो निकल जाए। और इन सभी बातों के साथ ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को अभी प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है। रॉकी अभी अचानक से बेड के ऊपर बैठ जाता है, मतलब जैसे कि कोई बुरा सपना देखा हो। रॉकी अभी अपने सिर को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि अरे यार, मैं दोबारा से पास आउट हो गया था और देख के तो यही लग रहा है कि वे लोग मुझे एक और न्यू रूम में शिफ्ट किया है। रॉकी अभी अपने पास से फोन को निकालते हुए चेक करने लगता है कि वो आखिरकार यहाँ पे कितने देर से या फिर कितने दिनों से बेहोश होकर रखा है। रॉकी अभी जैसे ही अपने फोन को चालू करता है तो सबसे पहले उसका बाप का एक मैसेज पॉपअप होता है, जहाँ पे उसका बाप ये लिखा था कि रॉकी, मुझे लगता है कि तुम्हें हर एक चीज बताने का टाइम आ चुका है, सो आज रात मैं तुम्हें हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। अपने बाप का ये मैसेज देखने के बाद रॉकी अभी दिमाग लगाने लगता है, बोलने लगता है कि ऐसा क्या है जो कि मेरा बाप मुझसे छुपा रहा है। इस समय रॉकी को अपनी माँ के बारे में याद आता है तो रॉकी माँ के पास सीधा फोन करता है, लेकिन अभी फोन में कोई और ही, मतलब कोई आंटी वांटी होगी पड़ोसी वाली, रॉकी से बोलने लगती है कि रॉकी, घर मत आना, घर में बहुत सारे गैंगस्टर आया है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। अभी तो आंटी जी रॉकी से ये भी बताती है कि मैंने तुम्हें एक डिफरेंट हॉस्पिटल में एक अलग ही नाम से भर्ती किया है, जिससे कि तुम सही सलामत रहो और वहाँ से बाहर मत आना। तो अभी रॉकी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए पूछने लगता है कि मेरी माँ कहाँ पे है। तो आंटी जी अभी बोलने लगती है कि तुम्हारी माँ पुलिस स्टेशन के साइड में एक मोटेल है, वहाँ पे छिपा हुआ है, तो तुम अपनी माँ के बारे में उतना भी ज्यादा चिंता मत करो। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ फोन में और ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊंगी, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम अपनी जगह से कहीं पे मत हिलना, तुम समझ रहे हो ना। आंटी जी अभी रॉकी को ये सब कुछ बताने के साथ ही फोन को कट कर देता है। रॉकी भी अभी पूरी तरीके से खामोश हो जाता है, लेकिन रॉकी अपने आप ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, अपने आप को पूछने लगता है और बोलने लगता है कि क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। रॉकी अभी दौड़ के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी समय रॉकी के बाप के फोन से रॉकी को कोई फोन करता है और रॉकी को बताता है कि क्या तुम मिस्टर कैंग के बेटे हो। तो रॉकी भी बोलता है हाँ। तो आगे से वो पर्सन बताता है कि बहुत ही बुरा हुआ, तुम्हारा बाप ऊपर से गिर गया और बेहोश हो गया। तो हमें दिखाया जाता है कि कॉर्पोरेशन वर्क साइट में रॉकी का जो बाप है वो नीचे पड़ा हुआ था और उसका बाप का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखा था। उनके हाथ पाँव देख के लग रहा था कि मानो बहुत ही बुरी तरीके से कोई मार के तोड़ दिया है। अभी अपने बाप के साथ ये हादसा होता हुआ सुनने के बाद रॉकी का होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। कुछ देर बाद अभी हम लोग को इंटेंसिव केयर यूनिट के सीन को दिखाया जाता है। एक बेड के ऊपर रॉकी का बाप बहुत ही बुरी तरीके से बैंडेजों में लिपटा हुआ था। रॉकी अपने बाप का ये जो हालत है इसे देखने के बाद कुछ देर पहले डॉक्टर ने उसके साथ जो बात की थी उसके बारे में ही सोचने लगता है, जहाँ पे डॉक्टर रॉकी को ये बताया था कि तुम्हारा बाप का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखा है, उनके इलाज के लिए 100 मिलियन उनकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा बाप का ये जो सर्जरी है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और अभी इन सभी बातों को सोचते हुए रॉकी पूरी तरीके से बकला जाता है। रॉकी पहली बार बहुत
बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। रॉकी को अभी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, लेकिन इसी समय उसे याद आती है कि रामू ने उसे एक इनविटेशन कार्ड दिया था जिसको कि रॉकी ने डस्टबिन में फेंक दिया था। और इस बात को याद करने के बाद अभी रॉकी तुरंत यहाँ से उसी हॉस्पिटल में जाने लगता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रॉकी 202 नंबर जो कमरा है वहाँ पे आके तुरंत ही जो डस्टबिन है उसे चेक करता है वो इनविटेशन कार्ड अभी भी है या नहीं। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, पूरा का पूरा डस्टबिन एकदम खाली होता है। तो इस समय घुटनों पे आके अपने आप को ही कोसने लगता है, बोलने लगता है ये सब कुछ मेरा ही गलती है। फुट फुट के रोते हुए अपने बाप को सॉरी बोलने लगता है, बोलता है कि मेरे पास अभी करने के लिए और कुछ नहीं बचा और इन सभी से अच्छा तो यही होता कि मैं मारा जाता। रॉकी अभी फुट फुट के रोते हुए ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे मतलब रॉकी के पीछे रामू आ जाता है। रामू अभी वही इनविटेशन कार्ड को दिखाते हुए रॉकी से बोलने लगता है कि क्या तुम इसी को ही ढूंढ रहे हो, और इसके साथ ही रॉकी से ये भी पूछता है क्या तुम अपने माइंड को चेंज करे हो। तो रामू से अभी रॉकी पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे कितना ऑफर कर सकते हो। तो रामू अभी बोलता है कि एटलीस्ट 10 बिलियन ओन अगर तुम जीतते हो तो अचानक से 10 बिलियन ओन इस बात को सुनने के बाद रॉकी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। रामू तो अभी रॉकी से ये भी बोलने लगता है कि देखो बेटुआ, अगर तुम नहीं भी जीतते हो तो तुम्हारा पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा और उससे तुम बहुत ही ज्यादा पैसे को कमा भी सकते हो। तो बताओ क्या तुम हम लोग के साथ आना चाहते हो। रामू के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रॉकी भी पूरी तरीके से राजी हो जाता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद एक कमरे का सीन दिखाया जाता है और ये जो कमरा है इसे देखने के बाद आप लोग को तो अंदाजा चला कि क्या होगा। इस कमरे के अंदर बेसिकली चीर फाड़ होता है। रामू अभी अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट को बाहर की तरफ निकालते हुए रॉकी से बोलता है कि तुम टाइम लेके इसे पढ़ो और पढ़ने के बाद जब तुम रेडी हो जाओ तब इसे साइन कर देना। तो रॉकी अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे अच्छी तरीके से देखने लगता है। तो बेसिकली ये जो फाइटिंग टूर्नामेंट टाइप जो भी है इसका नाम होता है फाइटिंग वर्ल्ड। तो आगे से अभी रामू रॉकी को बोलने लगता है कि ये एक अंडरग्राउंड सीक्रेट फाइटिंग एरेना है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप है जहाँ पे फाइटर्स को एक दूसरे के साथ लड़वाया जाता है, वो भी एक सीक्रेट टाइप के ड्रग प्रोवाइड करके। और ये एक ऐसी ड्रग होती है कि जो फाइटर्स को यूनिक एबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो देखो गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे ध्यान से सुनना। आप लोगों ने टाइगर श्रॉफ के न्यू रिलीज एक मूवी को तो देखा ही होगा जहाँ पे टाइगर श्रॉफ एक दूसरे देश में जाता है जहाँ पे वो अलग अलग प्लेयर के साथ कॉम्पीट करता है। और ये जो मूवी है नाम क्या है भूल ही गया मैं, ट्रैक ऐसे कुछ नाम था। जो भी है मतलब वो जो मूवी है ना अगर देखे हो ना तो ये वाली मनवा थोड़ा बहुत उसी का ही फील देगा। सो बैक टू द स्टोरी। अभी रॉकी इन सभी बातों को सुनने के बाद रामू से बोलने लगता है क्या इस फाइट के अंदर ड्रग का डोज लेना पड़ेगा। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो आगे से रामू एक सूटकेस को ओपन कर देता है जहाँ पे सूटकेस के अंदर बहुत सारे ड्रग के टाइप रखे हुए थे। रामू अभी उनमें से एक शीशी को ऊपर की ओर करते हुए रॉकी से बोलने लगता है ये कोई मामूली ड्रग नहीं है। इस टाइप के ड्रग के डोज से किसी भी एक ओल्ड पर्सन जो कि मारने के कगार पे है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और हाँ एक बात तो बोलना भूल ही गया, इस फाइटिंग के अंदर जो डोज है ना वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब तुम चाहो तो भी सकते हो ना चाहो तो ना भी ले सकते हो। रामू के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रॉकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होते हुए रामू से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो इस समय रामू रॉकी से कहने लगता है कि अरे मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा लेट दे रहा हूँ। मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं एक स्काउट की तरह काम करता हूँ जो VIP इस फाइटिंग पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के लिए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रॉकी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। तो आगे से रामू रॉकी से बोलने लगता है तुम इसके बारे में छोड़ो, मेरे इंट्रोडक्शन में उतना भी ज्यादा खास नहीं है। तुम बस ये सोचो कि तुम सच में ये जो ड्रग है इसका डोपिंग नहीं लेने वाले हो क्योंकि उस फाइट में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कि बिना डोपिंग के आया होगा। तो आगे से रॉकी बोलता है नहीं मैं ये नहीं करने वाला और मैं टूर्नामेंट में भी नहीं ज्वाइन होने वाला। लेकिन अभी रामू रॉकी की एक भी बात ना सुनते हुए रॉकी से ये कहने लगता है कि तुम जब टूर्नामेंट के अंदर एक बार जाओगे तब तुम्हें ये जो डोपिंग है इसके बारे में बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा और तुम टूर्नामेंट के अंदर टॉप 20 में जब आओगे तब तुम्हें अपना स्पॉन्सर मिलेगा और उसी से तुम बहुत ही ज्यादा पैसे कमाओगे। रामू के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रॉकी भी समझ जाता है कि रामू रॉकी की एक भी बात नहीं सुनने वाला है। तो रॉकी आगे से रामू से इस फाइटिंग वर्ल्ड में ज्वाइन होने के लिए जो पैसा है उसे मांगने लगता है। तो रामू आगे से इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और रॉकी से बोलता है तुम जब तक ना फाइट में ज्वाइन होते हो तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रामू के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद रॉकी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और
और बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए रामू से ये कहने लगता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं क्यों हुई इस फाइट में हिस्सा लूं। आगे से रामू अभी रॉकी को शांत कराते हुए रॉकी से बोलने लगता है कि तुम यही चाहते हो ना कि तुम अपनी फैमिली को सेफ रखो और अपने पापा का ट्रीटमेंट करो। रामू के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद रॉकी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। रामू से पूछने लगता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में कैसे जानते हो। तो आगे से रामू बोलने लगता है कि वो सब कुछ छोड़ो, अगर तुम मेरे बॉस के लिए फाइट करोगे तो मेरा बॉस तुम्हारे फैमिली के हर एक चीज को ध्यान रखेगा और तो और तुम्हारे बाबा को कर्जा देने वाले लोगों को भी ध्यान रखेगा। आगे से रॉकी इस बात को सुनने के बाद और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंख करके अभी पूछने लगता है कि मैं आखिरकार तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं। रॉकी ये पूछ ही रहा था, लेकिन इसी समय रॉकी के फोन में रॉकी की माँ फोन करता है। रॉकी जल्दी जल्दी से फोन पिकअप करके अभी अपनी माँ से ये पूछने लगता है कि माँ क्या आप सेफ है। तो रॉकी की माँ अभी रॉकी से बोलने लगता है कि रॉकी मैंने सुना है कि तुम अपने बाबा का जो बिल है उसे भी पे कर दिए हो और तुम मेरी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक बॉडीगार्ड भी भेजे हो। माँ के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रॉकी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। आगे से रामू रॉकी से बोलने लगता है कि तुम्हारी घर ऑलरेडी सुरक्षित हो चुकी है, क्या तुम अभी भरोसा करते हो। रॉकी भी समझ जाता है तो रॉकी अभी अपने माँ से बोलने लगता है कि हाँ मैंने ही उन लोगों को भेजा हो और हाँ वे लोग जैसा बोलता है आप वैसा ही करना, मैं जल्दी घर आऊंगा। और ये बोलने के साथ ही अभी फोन को काट कर देता है और रामू से पूछने लगता है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या 10 बिलियन ओन के लिए ये सब कुछ। तो आगे से रामू रॉकी से बताता है कि ये 10 बिलियन ओन ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम इस फाइट में जीतते हो और तुम्हारे पास जितने भी स्पॉन्सर आएंगे, मतलब तुम्हारा स्पॉन्सर जितना भी ज्यादा इंक्रीज होगा पैसा भी उतना ही इंक्रीज होगा। इवन 15 बिलियन से भी ज्यादा तुम पैसे को कमा सकते हो। अभी इतना ज्यादा पैसे के बारे में सुनने के बाद रॉकी पूरी तरीके से बौखला जाता है। रामू तो रॉकी से ये भी बोलता है कि ये जो फाइट है इसमें बहुत सारे लोग अपाहिज भी हो जाते हैं, इवन बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। पिछले बार जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए थे उनमें से बस 10% लोग ही जिंदा थे। तो इतने सारे लोगों की मरने की बात सुनने के बाद रॉकी बोलने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से इंसान है, आखिरकार इतने सारे लोग कैसे मारा जा सकता है और ये सब कुछ होने के बाद भी ये एक सीक्रेट है। तो आगे से रामू रॉकी से बोलता है कि हाँ जैसा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारा जाता है तो इसी कारण ये जो फाइटिंग वर्ल्ड है, मतलब ये जो कंपटीशन है ये पूरी तरीके से सीक्रेट है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर जब तुम एक बार साइन कर देते हो तब इसका मतलब ये होता है कि तुम दुनिया के सामने पहले ही मारा जा चुके हो और ऐसी मौत की बहाना बनाने के लिए ये जो हॉस्पिटल है ये एकदम सही प्लेस है और इसी कारण ही हॉस्पिटल टूर्नामेंट को होस्ट कराता है। तो रामू अभी रॉकी को जो कुछ भी बताता है इन सभी बातों को सुनने के बाद रॉकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रॉकी गुस्से के साथ रामू से बोलने लगता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, अगर मैं इन सभी बातों को पुलिस में जाके बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें उससे डर नहीं लगता। तो आगे से रामू अभी रॉकी से बोलने लगता है कि मुझे तुम्हें एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा और आखिरकार पुलिस किसी एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन के मुंह से इन सभी बातों को क्यों ही बिलीव करेगा जिसके बारे में वे सभी अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी है। और ये बोलने के साथ ही अभी रामू एक लाइन बोलता है जो कि सच में एकदम सही बोलता है। रामू बोलता है कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ द हॉस्पिटल सिस्टम। एकदम सही बात है, हॉस्पिटल वाले चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे लड़का हो या फिर कुछ भी हो आपको एक ही दिन में प्रेग्नेंट भी बना सकता है। तो रामू अभी आगे से रॉकी को इन सभी बातों को बोलने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे सामने की ओर करते हुए रॉकी से पूछने लगता है कि तो बताओ क्या तुम साइन करना चाहोगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से पहले बहुत दिनों का टाइम लेते हैं सोचने के लिए, तो तुम्हारा क्या। तो आगे से रॉकी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि बस तुम अपना जो प्रॉमिस है उसे पूरा करना। रामू भी अभी आगे से रावण की तरह एक स्माइल करता है। रॉकी के पीछे एक नर्स आ जाती है, रॉकी के कंधे पे एक इंजेक्शन को लगा देता है और रॉकी यहीं पे बेहोश हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ समय बाद दोबारा से रॉकी को एक स्ट्रेचर पे दिखाया जाता है जहाँ पे रॉकी अभी अपने सामने जो एक पर्सन है उसे पूछने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तो रॉकी के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद वह पर्सन अभी रॉकी से बोलता है कि तुम चुपचाप रहो, कुछ समय बाद तुम्हें खुद ब खुद ही इसके बारे में पता चल जाएगा। दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और इसी बिल्डिंग के अंदर अभी हम लोग को रामू को देखने के लिए मिलता है जो कि अभी किसी एक पर्सन से शायद से रामू का बॉस ही होगा, उनसे रामू रॉकी के बारे में बोलने लगता है। तो बेसिकली सामने की ओर ये जो पर्सन है रामू का बॉस नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट रामू के मुंह से रॉकी के बारे में सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। इवन रामू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है क्योंकि रॉकी एक हाई स्कूलर है। तो इस समय रामू जो हालत है उसे संभालते हुए जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे एक पागल की तरह बोलने लगता है कि मैंने चेक किया जब ब्लैक बेयर ने अपना बोन क्रैशिंग टेक्निक रॉकी के ऊपर यूज किया था उसके बाद मैंने उसके कंडीशन को चेक किया जो कि पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड थी। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को रॉकी को दोबारा से एक अलग ही जगह पे दिखाया
जाता है। रॉकी जैसे ही अभी अपनी आंखें ओपन करता है तो वो सामने की तरफ देखता है कि कोई एक लौंडा उसके ऊपर बहुत ही जोर से लात मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रॉकी के साइड में जो एक पर्सन था वो अभी अपनी बंदूक दिखाते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ। तो वह लौंडा अभी हंसते हुए बोलने लगता है कि अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियस मत लो। रॉकी अभी अपने सामने एक ड्रोन को भी देखता है जो कि बोलता है कि जो प्लेयर है वो उठ चुका है। लेकिन रॉकी अभी अपना हालात और आसपास देखने के बाद अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ और इस जगह पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। रॉकी अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन आगे से वो ड्रोन दोबारा से बोलने लगता है कि दोनों प्लेयर एक रैंडम मैच के लिए तैयार हो जाओ और तुम दोनों का मैच शुरू होता है अभी से। ड्रोन का ये बोलते ही अभी इन दोनों के सामने एक एक करके बॉक्स ऊपर की ओर आ जाता है, जहाँ पे वे दोनों के लिए अलग अलग तरीके का जो ड्रग है, मतलब जो डोपिंग है वो रखी हुई थी। और ये जो ड्रग है इसे लेने के बाद वे दोनों के अंदर ही अलग अलग तरीके का एट्रीब्यूट आ जाएगा। लेकिन इस समय रॉकी ये फैसला करता है कि वो कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा, जो कि होता है कि रॉकी कभी भी अपनी जिंदगी में ड्रग यूज ही नहीं करेगा। लेकिन दूसरी ओर जो येलो बालों वाला लड़का था वो अभी उसी ड्रग को उठा लेता है और खुशी खुशी अपने अंदर घुसा भी लेता है। रॉकी को अभी बहुत ही जोर से उसी लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। तो हम लोग को दूसरी ओर उसी इंजेक्शन गन को देखने के लिए मिलता है और उसके साथ फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा खून भी देखने के लिए मिलता है। अभी ड्रग को लेने की वजह से वह लड़ने के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी लाल पीला होने लगता है और देखते देखते वह लौंडा अभी चिल्लाते हुए बोलता है कि पावर डोपिंग, शायद से इस डोपिंग को मतलब इस ड्रग को लेने की वजह से उसके अंदर जो पावर एट्रीब्यूट है वो आ जाती है। लेकिन अभी रॉकी इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। रॉकी को अभी टाइम ही नहीं मिलता। देखते ही देखते वह लौंडा अभी रॉकी के ऊपर अपने पाँव से बहुत ही फास्ट एक अटैक को कर देता है। लेकिन रॉकी इसे किसी भी तरह मतलब बहुत ही मुश्किल से इस अटैक को डॉज कर पाता है और हमें दिखाया जाता है कि वह लौंडे का अटैक जहाँ पे टकराता है वहाँ का जो दीवार है उसमें पूरी तरीके से क्रैक पड़ जाता है। रॉकी भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते अपने मन में ही बोलने लगता है कि वह लौंडा क्या एक मॉन्स्टर है और तो और कुछ ही सेकंड पहले उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मसल्स नहीं था और तो और बॉडी भी पूरी तरीके से पतला और दुबला था। लेकिन अचानक से उसकी मसल्स इतना ज्यादा इनहेंस कैसे हो गई। रॉकी अभी अपने मन ही मन ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा परेशान होते सोच ही रहा था। इसी समय वही ड्रोन अभी ये बोलता है कि जो प्लेयर हांची है वो सक्सेसफुली अपने पावर को एनहेंस कर चुकी है। तो ये येलो बालों वाला लड़का जिसका नाम हांची होता है, हांची अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है कि फाइनली मेरे हाथ में एक जैकपॉट लग गया, सच में मेरा लक बेस्ट है, मुझे एक पावर एनहेंसिंग डोपिंग मिली। अब मैं उन सभी को मजा चखाऊंगा जो भी मेरे को उकसाने की कोशिश करेगा। हांची देखते देखते बहुत ही फास्ट अभी रॉकी के सामने आके खड़ा हो जाता है और रॉकी से बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है कि इस छोटे से चूहे को आखिरकार मैं किस तरीके से कुचलूं। हांची अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन आगे से रॉकी बहुत ही फास्ट हांची के चेहरे पे एक मुक्के को मार देता है और तुरंत ही कूद के पीछे की ओर चला जाता है। लेकिन इस समय हांची जो कि हंसते हुए रॉकी से ये कहने लगता है कि क्या तुम मुझे नीचा देख रहे हो, क्या तुम मेरे साथ उलझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दूसरी ओर रॉकी जो कि हांची की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि चाहे उसका पावर कितना भी ज्यादा तेज क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका जो रिएक्शन स्पीड है वो तो थोड़ा सा भी एनहेंस नहीं हुई है। रॉकी अभी अपने मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन सांची वो बहुत ही स्पीड के साथ रॉकी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक मुक्के को धर देता है। रॉकी इस पावरफुल मुक्के को खाने के बाद अभी अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए सोचने लगता है कि अगर मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके जीतना है तो मुझे इसके चेहरे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। और इस सोचने के बाद ही रॉकी अभी अपने हाथ के माध्यम से अपने आप को बैलेंस कर लेता है और अपने पाँव से घूम के उसके चेहरे पे बहुत ही जोरदार एक लात को लॉन्च करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सांची इस चीज को पहले ही महसूस कर लेता है। वो देखते ही देखते लात लगने से पहले रॉकी के कमर पे बहुत ही जोरदार एक मुक्के को मार देता है। सांची यहीं पे नहीं रोकता, रॉकी को उसके पाँव से दोबारा से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद जिस तरीके से धोबी एक कपड़े को पछाड़ के धोता है तो उसी तरीके से रॉकी को अभी जमीन के ऊपर बहुत ही जोर से ही पछाड़ देता है। रॉकी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। रॉकी को छोड़ने के बाद अभी सांची साइड से ही बहुत ही जोर से एक जंप कर देता है और देखते देखते अभी बहुत ही जोर से रॉकी की छाती के ऊपर अपने पाँव से बहुत ही पावरफुल एक अटैक को कर देता है। देख के तो यही लग रहा है कि रॉकी का छाती सांची का इस अटैक की वजह से पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया है। रॉकी के नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है। सांची जो कि एक पागल की तरह हंसते हुए बोलने लगता है कि किसी के रिब्स को तोड़ना ये सबसे ज्यादा एक बेस्ट पार्ट है। सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को रामू की और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रामू वाइस प्रेसिडेंट से अभी ये बोलने लगता है कि जब ब्लैक बेयर ने अपना बोन क्रैशिंग टेक्निक रॉकी के ऊपर यूज किया था उसके बाद हम लोगों ने रॉकी के ऊपर एक टेस्ट
टेस्ट किया था तब हमें पता चला कि रॉकी का जो बोन डेंसिटी है वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा मोटी है। रॉकी की बॉडी के अंदर जो हड्डी है वो किसी ह्यूमन का हो ही नहीं सकता। रामू का ये बोलने के साथ ही अभी सीन दोबारा से रॉकी की ओर आता है, जहाँ पे रॉकी अभी अपने हाथों से उसके पाँव को मतलब सेंची के पाँव को पकड़ लिया होता है। सेंची अभी आगे से कुछ और समझ पाता उससे पहले रॉकी अभी बहुत ही जोर से सेंची के चेहरे पे एक किक को लॉन्च कर देता है, जिससे कि सेंची अपने सिर को पीछे की ओर करके बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। सेंची अभी जल्दी जल्दी से रामू के पाँव को दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रामू जो कि एकदम टाइगर श्रॉफ की तरह पूरी तरीके से घूम के सेंची से थोड़ा पीछे की ओर आ जाता है। सेंची अभी रॉकी को कुछ न होता हुआ एकदम सही सलामत देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में ही परेशान होते हुए ये कहने लगता है कि आखिरकार ये लौंडा बिना किसी डोपिंग के बिना किसी ड्रग यूज किए एकदम सही सलामत ऊपर से मेरे पिछले वाले अटैक को खा के खुद के पैरों से कैसे खड़े हो सकते हैं। सामने की ओर से रॉकी जो कि अभी सेंची की ओर देखते हुए मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही यही सोचने लगता है कि मुझे आशा है कि सेंची अभी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है और तो मुझे पक्का यकीन भी है कि डोपिंग की वजह से सेंची का जो स्टेमिना है वो थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं हुई है। तो मुझे सेंची की पकड़ से बस अपने आप को बचाना होगा और उसके चेहरे पे मुझे पार करना होगा। देखते देखते अभी रॉकी दोबारा से फाइटिंग पोज में खड़ा हो जाता है। सेंची बिना किसी देर करे रॉकी के ऊपर बहुत ही जोर से अपने हाथों से अटैक कर देता है, लेकिन रॉकी इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डच कर लेता है और तुरंत ही सेंची के मुंह पे बहुत ही जोरदार एक अटैक को कर देता है। लेकिन तुरंत ही सेंची दोबारा से अपने बाएं हाथ से रॉकी के पेट के ऊपर बहुत ही जोर से एक बार कर देता है, जिससे कि रॉकी अपने कमर को पीछे की ओर खींच के ए वाले अटैक को भी बहुत ही आसानी के साथ डच कर लेता है और देखते देखते सेंची के चेहरे पे जोरदार एक और मुक्के को लॉन्च कर देता है और इससे सेंची का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है। लेकिन इससे मौके का फायदा उठा के रॉकी अभी दोबारा से सेंची के चेहरे पे और एक मुक्के को धर देता है। तो लगातार अभी 3 मुक्के को खाने के बाद सेंची का अकल ठिकाने पे आ जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के रॉकी अभी सेंची के ऊपर बहुत ही जोरदार एक ब्लो मारने की प्लान बनाता है। रॉकी अभी जैसे ही अपने हाथों को पीछे की ओर खींच के सेंची के ऊपर एक फाइनल अटैक करने वाला था, उसी समय सेंची रॉकी के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। अभी रॉकी के हाथ को पकड़ने के बाद सेंची एक क्रिपी सा स्माइल देते हुए रॉकी से बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, मैं तुम्हें जानबूझ के मेरे चेहरे पे 2-3 मुक्के को मारने दिया। लेकिन रॉकी अभी सेंची को आगे से बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथ को पकड़े हो? नहीं मुन्ना नहीं, मैं जानबूझ के मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों में दिया हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी पता नहीं कौन सा स्टाइल है लेकिन एकदम धांसू लग रहा होता है जिस तरीके से सेंची के चेहरे पे अपने दोनों पांव से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है। सच में ये देखने में एकदम लाजवाब लग रहा होता है। रॉकी का ये जो अटैक है इसके कारण सेंची का जो थोपड़ा है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। सेंची धड़ाम करके पीछे की ओर जमीन में जाके गिरता है। सेंची अभी अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए अपने मन में ही सोचते हुए ये बोलने लगता है कि मैं अपने बॉडी के साथ इस सब कुछ होने नहीं दे सकता। सेंची देखते देखते गुस्से के मारे पूरी तरीके से पागल होने लगता है। चिल्लाते हुए सेंची अभी ये बोलने लगता है कि आखिरकार मैं इस तरीके से कैसे हार सकता हूँ? एक बच्चा जो कि अभी तक डोपिंग को यूज ही नहीं किया है उसके हाथों से मैं इस तरीके से कैसे हार सकता हूँ? सेंची अभी गुस्सा होते हुए और चिल्लाते हुए ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी उसकी नजर रॉकी के डोपिंग के ऊपर जाता है। तो वो बिना किसी देरी करे उसे जल्दी से उठा लेता है और घचंग करके अपने कंधे के अंदर घुसा लेता है। रॉकी भी उसे रोकने के लिए बहुत ही तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस समय जो सेंची है वो बहुत ही जोर से एक हेडबैट रॉकी के पेट में मार देता है और एक ही अटैक में बेचारा रॉकी पूरी तरीके से होश को बैठता है। लेकिन सेंची यहीं पे नहीं रुकता, वो रॉकी को उसके कंधे और पैरों से पकड़ लेता है और देखते देखते एक गेंद की तरह बहुत ही जोर से फ्लोर के ऊपर पटक देता है। रॉकी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। इवन वो कैमरा भी मतलब जो ड्रोन था वो भी रॉकी के पास आके रॉकी को चेक करने लगता है। लेकिन सेंची अभी रॉकी के पास आते हुए ड्रोन से बोलता है कि चल हट, और ये बोलने के साथ ही बहुत ही गुस्से के साथ रॉकी के पास जाने लगता है रॉकी को पूरी तरीके से मारने के लिए। देखते देखते सेंची अभी रॉकी को गले से कस के पकड़ लेता है और देखते देखते उसके गले को जितना हो सके उतनी जोर से दबाने लगता है। रॉकी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। रॉकी अपने मन में ही बोलता है कि डैड, और देखते ही देखते यहाँ पे हम लोग को खून की छींटें दिखाई जाती है और जैसे ही कैमरा एंगल रॉकी की ओर जाता है हमें दिखाई जाता है कि रॉकी के साथ साथ सेंची भी अभी पूरी तरीके से उलट के पड़ा हुआ था और जो खून है वो तो सेंची की बॉडी से ही निकली होती है। ड्रोन भी अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद बोलता है कि ये जो गेम में प्लेयर की डेथ की वजह से खत्म हो चुका है। सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि ये जो फाइट है इसे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी देख रहा होता है। वाइस प्रेसिडेंट अभी सेंची को मारा जाते हुए देखने के बाद जो रामू है उससे पूछने लगता है कि आखिरकार सीन क्या है। तो इस समय एक्सप्लेन करते हुए रामू वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है कि ये डोपिंग के ओवरडोज की वजह से हुई है, क्योंकि कोई पर्सन अगर एक साथ
एक से ज्यादा डोपिंग लेती है तो उसका जो सर्वाइवल रेट है वो 0.5% से भी कम है। रामू के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट अभी लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि वेल, मैं उसकी लाख का साथ देता हूँ। उसका ओपोनेंट खुद से ही मारा जा चुका है। तो अभी इसी तरह वे दोनों आपस में ही बातें करने लगता है, जहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो डोपिंग है इसके माध्यम से कोई भी इंसान अपना जो मासल से अपना जो ऑर्गन है इन सभी चीजों को साइज में इंक्रीज कर सकता है। और तो और जो हार्मोन एबिलिटी है मतलब हार्मोनल फंक्शन है, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, मतलब शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन डोपिंग की मदद से कभी भी वे सभी बोन का जो डेंसिटी है उसे इंक्रीज ही नहीं कर सकता। लेकिन रॉकी के पास जन्म से ही ये एबिलिटी है कि उसके पास मोटी हड्डी है। जो रामू है वो अभी वाइस प्रेसिडेंट से ये भी बोलने लगता है कि जैसा कि रॉकी डोपिंग टेस्ट को पास कर लिया है तो उसे अभी जो अर्जेंट ट्रीटमेंट है उसे देना चाहिए। उसके बाद ही वो बाची कुची जितने भी सर्वाइविंग मॉन्स्टर है उनके साथ मिलेगा। रामू के एक कहते ही अभी सीन तो बड़ा से चेंज हो जाता है। हम लोग को अभी एक ट्रीटमेंट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉकी अभी बैठा हुआ होता है। रॉकी अभी अपने मन में ही जो हादसा हुआ था उसके बारे में सोचते हुए बोलने लगता है कि मेरी वजह से बेहे लौंडा मारा गया। नहीं, ये कहना गलत होगा, मैं ही इकलौता पर्सन था वहाँ पे जो मारा जाने वाला था। रॉकी तो अभी अपने मन ही मन अपने बाबा के बारे में भी सोचने लगता है और बोलता है कि मैं ही सिर्फ इकलौता पर्सन हूँ जो कि मेरी मॉम डैड को सेव कर सकता हूँ। सच में इन सभी बातों को सोचते टाइम रॉकी अभी बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगता है। लेकिन इस समय रॉकी के सामने एक ड्रोन आ जाता है। ड्रोन अभी रॉकी के सामने आके रॉकी से बोलने लगता है कि सभी प्लेयर जो भी इस राउंड को पास किया है वो सभी रेडी है, जाओ लॉबी में जाओ। रॉकी के सामने जो एक और पर्सन था और रॉकी से अभी बोलने लगता है कि अभी से ये जो गाइड है मतलब ये जो ड्रोन है यह चीज तुम्हें हर एक चीज के बारे में बताएगा। अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो शायद से तुम किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। और हाँ, इन सभी ड्रोन के अंदर जो वेपन है वो भी फिट किया हुआ है, तो फालतू में किसी भी बेकार चीज को करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुरंत ही मार दिए जाओगे। तो देखते देखते अभी रॉकी वो जो ड्रोन है उसे फॉलो करते हुए इस कमरे से बाहर आ जाता है। सामने की ओर एक गुफा जैसा कुछ दिखता है तो रॉकी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि आखिरकार ये जगह कौन सी है। रॉकी तो अभी इस गुफा के अंदर चलते चलते अपने मन में ही यही सोचने लगता है कि मुझे पक्का यकीन है ये जगह कोई अंडरग्राउंड गुफा है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ से कोई भाग ना पाए। डैम इट, मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे एक बार मेरी माँ को फोन करने के लिए मिले जिससे मैं पता कर पाऊँ कि मेरी माँ ठीक है या नहीं। एटलीस्ट वे लोग ये तो प्रॉमिस किया है कि मेरी मॉम एंड डैड सेफ रहेंगे जब तक मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट होके रहूंगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे किसी भी तरह यहाँ पे सरवाइव करना ही होगा। और यहाँ पे जिस तरीके से फाइट हो रहा है उसे तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। बाहर के लोग ये सोचते थे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन इस जगह पे एक स्ट्रीट का पंख भी ऐसी लेवल पे है कि किसी ने सोची नहीं होगी। आखिरकार यहाँ पे किस तरीके का मॉन्स्टर इकट्ठा होके रखे है। देखते देखते अभी ड्रोन का पीछा करते हुए रॉकी एक बहुत ही बड़ी दरवाजे के पास आ जाता है। ड्रोन अभी रॉकी से बोलता है कि जो प्लेयर लॉबी का गेट है वो ओपन हो रहा है और देखते देखते गेट ओपन हो जाता है। रॉकी जैसे ही गेट के अंदर का सीन दिखता है तो रॉकी अभी सामने की ओर बहुत सारे ड्रोनों को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और इस जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर रखे थे और इन सभी का जो चेहरा है उसे देखने के बाद रॉकी को एक मच्छर ही लग रहा था। यहाँ पे बताया जाता है कि टोटल 124 पार्टिसिपेंट है और इन लोगों के बीच में ही अभी जो फाइट है वो कंटिन्यू होगी। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सभी को सामने की ओर जो पर्दा है उसी ओर देखने के लिए बोला जाता है। लेकिन रॉकी सामने की ओर इतने सारे तगड़े तगड़े बंदे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए अपने मन में ही बोलता है कि आखिरकार वे सभी किस तरीके का मॉन्स्टर है। रॉकी तो परेशान होते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है कि पहले मैं जिस लौंडे से मिला था वे सभी उससे एक अलग ही लेवल पे है। मुझे जो अननेसेसरी डैमेज है मतलब बिना किसी मतलब के किसी के साथ फाइट नहीं करना है, मुझे जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करके चलना है। रॉकी अपने मन में इस सब कुछ सोच ही रहा था। इस समय रॉकी के पीछे 8 फुट का एक इंसान आके खड़ा हो जाता है जो कि हंसते हुए रॉकी से बोलने लगता है कि हे हाई स्कूल का बच्चा, आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे? क्या तुम्हारा ये बड़े भाई तुम्हारे साथ कुछ देर के लिए खेले? वह लौंडे के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद रॉकी अभी और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि डैम इट, मैं इस यूनिफॉर्म में सभी के नजरों में आ रहा हूँ। रॉकी अभी इन सभी को इग्नोर मार के यहाँ से जा ही रहा था, तभी रॉकी के साइड में से 2 पर्सन आपस में ही बातें करते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें पता है वो जो हाई स्कूलर है ना वो ऐसे ही जीत गया क्योंकि उसका जो ओपोनेंट है वो ओवरडोज की वजह से मारा गया। तो एक और पर्सन ये बोलता है कि मैं तो ये भी सुना है ये हाई स्कूलर का बच्चा अभी तक डोपिंग नहीं किया है और उसे तो देखो वे सभी उसे स्किल यूनिफॉर्म में ही यहाँ पे डाल दिया है। तो आगे से एक और लौंडा कहता है कि मुझे और रहा नहीं जाता, मुझे उसके साथ मजे करना है। लेकिन इसी समय उनमें से एक लौंडा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि हे तुम चुपचाप अपने सिर को नीचे करके चलते रहो, लगता है उसे कोई पहले ही नोटिस कर लिया है। तो हमें दिखाया जाता है कि रॉकी के पास अभी वही पर्सन जो कि पहले रॉकी को उकसाने की कोशिश कर रहा था वो दोबारा से रॉकी के पीछे आके खड़ा हो जाता है। रॉकी से बोलने लगता है कि जब कोई बड़े तुमसे कुछ
पूछता है तो तुम्हें उसका आंसर दे देना चाहिए। लेकिन रॉकी इस बार बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, बोलता है कि धत तेरे की, ये दोबारा से आ गया। वह पर्सन अभी रॉकी के सिर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि अगर तुम मुझे आंसर नहीं देते हो तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद रॉकी भी मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन रॉकी अभी जैसा कि यहाँ पे सरवाइव करने के बारे में सोच रहा था, इसी कारण थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है रॉकी के टेम्पर के बारे में, तो बिना किसी देरी के रॉकी अभी उस पर्सन के ऊपर अपने मुक्के से अटैक करने के लिए घूमने लगता है। रॉकी अभी आगे कुछ और करता, इसी समय यहाँ पे एक और पर्सन आके उस पर्सन के हाथ को रॉकी के सिर से हटा लेता है। यह पर्सन जो कि देखने में एकदम टोनी स्टार्क की तरह लग रहा था, वो अभी बोलता है कि रॉकी को जाने दो। लेकिन अभी सस्ते टोनी स्टार्क के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बेहलांडा अभी टोनी स्टार्क के हाथों को कस के पकड़ लेता है और टोनी स्टार्क के हाथों के ऊपर देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगता है। लेकिन टोनी स्टार्क वो भी अभी हंसते हुए बेहलांडे से बोलता है कि क्या वो एक हाई स्कूलर स्टूडेंट नहीं है। और ये बोलने के साथ ही एक ही झटके से उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार मुक्के को मारने के लिए रेडी भी हो जाता है। तो आगे से बेह पर्सन अभी टोनी स्टार्क से ये बोलने लगता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास सिर्फ एक ही हाथों में डोपिंग का पावर है, वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है, वो भी सिर्फ उसके जैसे एक बच्चे के लिए। बेहलांडे के मुंह से उन सभी बातों को सुनने के बाद रॉकी मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन रॉकी अपने मन में ही अपने आप को दिलासा देते हुए बोलने लगता है कि मुझे ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि मैंने उसकी बातों को नहीं सुना है और ऐसे भी मुझे फालतू की इंजरी नहीं चाहिए। रॉकी मन ही मन इस सब कुछ सोच ही रहा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पीछे की ओर टोनी स्टार्क एंड फुलंडा आपस में ही फाइट करने के लिए अपने अपने हाथों को रेडी कर लेता है एक दूसरे के ऊपर पंच मारने के लिए। लेकिन रॉकी भी इसी समय बेचैन हो जाता है और बोलता है कि मैं इन सभी चीजों को ऐसे ही कैसे होने दे सकता हूँ। रॉकी भी पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे जो खून की छींटे है उसे दिखाया जाता है। रॉकी भी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वह लांडे को जो ड्रोन है वो आके सीधा सिर में गोली मारती होती है, क्योंकि वह लांडा यहाँ पे अननेसेसरी जो फाइटिंग है वो चालू कर रहा था, वो भी लॉबी में। रॉकी तो पूरी तरीके से हैरान होके अपने मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार कोई कैसे किसी को ऐसे बिना किसी हेजिटेट के एक ही झटके में मार सकता है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। क्या सच में यहाँ पे कोई सर्वाइव भी कर पाता है? इसी समय सामने की ओर जो पर्दा है वहाँ पे एक पर्सन का होलोग्राम चिल्लाते हुए सभी से बोलने लगता है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और अभी तक जो डोपिंग का टेस्ट था वो एक नॉर्मली टेस्ट था। जब तक तुम लोग यहाँ पे सर्वाइविंग कर पाओगे तब तक कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर में जो पर्सन था वो बहुत कुछ बगर बगर करके बोलता है। तो मैं उन सभी को आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी पर्सन है उन सभी को एक एक बार करके एक दूसरे के साथ फाइट करना होगा और ये एक नॉकआउट टूर्नामेंट जैसा होने वाला है। जो भी मैच में हारा जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेट का मतलब यहाँ पे मारा भी जा सकता है। और जिसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहेगी उन लोगों के ऊपर जो वीआईपी से जो लोग स्पॉन्सर करते हैं उन लोगों का अट्रैक्शन और भी ज्यादा होगा। एंड ऑब्वियसली ज्यादा वीआईपी मतलब ज्यादा पैसा और ऐसे भी जीतने वाले को तो मिलने ही वाला है 10 बिलियन ओन। और इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है वो सभी जय जयकार करने लगते हैं, मतलब पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके साथ ही बेहे पर्सन अभी इन सभी से बताता है कि तुम सभी 5-5 करके ग्रुप में एक एक कमरे में रह सकते हो, तो जल्दी से अपने अपने रूममेट को चुनो और यहाँ से जाओ और बाकी जितनी भी चीजें वो ड्रोन के जरिए तुम सभी को पता चल जाएगा। अभी हम लोग को उसी तो लॉन्डे को दिखाया जाता है जो दोनों अभी खुश होते हुए आपस में ही बातें करने लगता है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उन लोगों के साथ रहना मतलब रूम शेयर करना सबसे ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि हम इससे ज्यादा से ज्यादा वीआईपीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। दूसरी ओर रॉकी इन सभी चीजों को लेके अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा कम एज का एक पर्सन है। तो उसके लिए किसी के साथ रूम शेयर करना मतलब किसी के रूम में जाना ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इसी समय यहाँ पे स्टार्क आके रॉकी से बोलने लगता है कि हे स्टूडेंट, तुम ज्यादा चिंता मत करो, जब तक कि ना ऑफिशियली मैच चालू होता है तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तो चलो तुम मेरे साथ रहना। लेकिन इस समय रॉकी सामने की ओर येलो बालों वाला किसी एक लड़के को देखता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलता है कि क्या ये वही है? तो बेसिकली ये जो येलो बालों वाला लड़का है इसके बारे में अभी तक तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन शायद से रॉकी इसे पहचानता है। स्टार्क अभी चलते चलते एक रूम के पास आ जाता है और हंसते हुए बोलने लगता है कि लगता है इस रूम के अंदर
कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, चलो अंदर जाके देखते हैं। लेकिन इस समय रॉकी जो कि स्टार्क की ओर देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि वह लौंडा मेरी वजह से इंजर्ड हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि उसका मोटिव क्या है, लेकिन चाहे मैं किसी भी रूम में जाऊँ मुझे हर वक्त सतर्क रहना होगा। तो रॉकी को अभी एक ही जगह पे खड़ा होता हुआ देखने के बाद स्टार्क अभी रॉकी से बोलता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ। रॉकी भी बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ। स्टार्क एंड रॉकी को एक साथ जाते हुए देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी आपस में ही बातें करते हुए बोलने लगते हैं कि कमजोर एक साथ टीम बनाए हैं, मैं गारंटी देता हूँ इन लोगों का व्यूअरशिप बहुत ही कम होगा। अभी तो हम लोग को वही दोनों बंदे को दिखाया जाता है जो लोग अभी हंसते हुए बोलने लगता है कि हम लोगों के पास में जो कमरा है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को देखने के बाद मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वे लोग का व्यूअरशिप बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो इसी कारण ही बगल वाले कमरे को चूज करना हम लोगों के लिए एकदम सही डिसीजन रहा है। सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को एक कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही तगड़े तगड़े मोस्ट पावरफुल 3 पर्सन को दिखाया जाता है। और इसी जगह पे अभी हम लोग को उसी येलो बालों वाले लड़के को दिखाया जाता है। और ये जो लड़का है ये देखते ही देखते यहाँ का जो दरवाजा है उसे बंद कर देता है और आगे की ओर आते हुए इन तीनों से बोलने लगता है कि लगता है ये जगह सबसे ज्यादा बढ़िया है, क्या तुम सभी मेरे रास्ते से हटोगे। तो गाइस येलो बालों वाला ये जो लड़का है इसके नाम के बारे में नहीं बताया गया है, तो मैं इसका नामकरण खुद ही कर देता हूँ। तो ये जो लड़का है इसका नाम मैं चैंग रख देता हूँ। चैंग के सामने आके देखते देखते एक बहुत ही तगड़ा पर्सन जो कि लगभग 8 फुट का तो होगा ही वो आके खड़ा हो जाता है और चैंग से ऊंची टोन में बोलने लगता है कि जो कैमरा है वो अभी तक ऑन भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम दरवाजे को बंद कर दिए। सच से तुम हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मारना चाहते हो। और ये बोलने के साथ ही वह पर्सन अभी बहुत ही जोर से अपने हाथों से चैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि चैंग जो कि सिर्फ अपनी 2 ही उंगली से वह पर्सन के गर्दन पर बहुत ही जोर से पोक कर देता है और देखते देखते वह पर्सन यहीं पे लुढ़क जाता है और उसके गर्दन पे एक छेद भी हो गया होता है। अभी तीनों में से एक पर्सन को मारने के बाद चैंग वे दोनों के सामने बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब तुम दोनों में से कौन मुझे ग्रीट करना चाहता है। लेकिन सामने से वह दोनों पूरी तरीके से डर जाते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद चैंग बोलता है कि बहुत ही बढ़िया, मेरे सामने ऐसे ही रहना, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस पर्सन को ग्रीट करना चाहता हूँ वो कोई और ही है। पता नहीं, लेकिन चैंग की बातों का जो अंदाज है उससे हम लोग को ये लग रहा है कि चैंग शायद से रॉकी को जानता है। सीन चेंज हो जाता है, अभी हम लोग को एक कार के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ रामू को भी देखने के लिए मिलता है। रामू अभी कार ड्राइविंग करते करते वाइस प्रेसिडेंट से बोलने लगता है कि क्या आपने उस इंफॉर्मेशन के बारे में सुना जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है उन्होंने पिछले बार का जो चैंपियन है जिसका नाम चोई है उसके साथ इस बार टीम अप किया है। तो इस बात को सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट पीछे से बोलता है कि हाँ मैंने सुना है। और इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से के साथ रामू से बोलने लगता है कि दूसरी ओर हम लोग का देखो, हम लोग का जो कॉम्पिटिटिव है वो एक हाई स्कूलर है। तो इस बात को सुनने के बाद रामू अभी आगे से बोलने लगता है कि लेकिन अगर रॉकी ने किसी भी तरह टॉप 16 के अंदर आ पाया तो सेकंड जो डोपिंग टेस्ट है वो उसे कर पाएगा। रामू तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ये भी बोलने लगता है कि रॉकी की जो बॉडी है उससे एक चांस है कि रॉकी जो हाईएस्ट लेवल है उसे अचीव कर पाएगा। उसकी जो हड्डी है वो पहले से रेगुलर ह्यूमन से 10 गुनी मोटी है, लेकिन अगर उसे एक डोपिंग मिल गया तो पता नहीं क्या ही होगा, शायद से एक न्यू मॉन्स्टर का जन्म होगा। सीन चेंज हो जाता है, अभी हम लोग स्टार्क को रॉकी के साथ एक और कमरे में आते हुए दिखाया जाता है। स्टार्क अभी रॉकी से ये बोलने लगता है कि जो व्यूअरशिप उसे लेना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है। जो ऑडियंस है वो उन सभी फाइटर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं जिन लोगों के जीतने का चांस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। स्टार्क अभी हंसते हुए सामने की ओर एक लेडी फाइटर को दिखाते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पे एक लौता यही है लेडी फाइटर और इसका नाम है अमांडा और जीतने का चांस बहुत ही ज्यादा लो है। सामने की ओर अभी हम लोग को 2 और लौंडे को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम होता है किम और ये बेसिकली एक बॉक्सर होता है और एक लौंडे को दिखाया जाता है पता नहीं क्या कर रहा है, शायद से अपने एल्बो को चाटने की कोशिश कर रहा है। जो भी है इसका नाम होता है मिनॉन। तो इस कमरे में अजीबोगरीब के लोगों को देखने के बाद मतलब फाइटर्स को देखने के बाद रॉकी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। स्टार्क अभी रॉकी से बोलने लगता है कि इन सभी ड्रोन के माध्यम से हम लोग का फिल्मिंग स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे इस कमरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो वीआईपी से उन सभी को अट्रैक्ट करना होगा ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और ये बोले के साथ ही अभी स्टार्क अपने पंच को सामने की ओर बहुत ही जोर से करता है और देखते देखते उछल के जमीन के ऊपर अपने एक ही हाथों से खड़ा हो जाता है और देखते देखते अभी 1-2 करके अपने हाथों से पुशअप लगाने लगता है। रॉकी अभी स्टार को ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। इसी समय हम लोगों को अमांडा को दिखाई जाती है जो कि इस समय अपनी एक उंगली को जमीन के ओर करते हुए बहुत ही जोर से फ्लोर के अंदर घुसा देती है और अपनी एक ही उंगली से धीरे धीरे करके एकदम सीधा खड़ा हो जाती है। और देखते ही देखते अभी जो स्टार्क है उसकी तरह
1 2 करके पुशअप्स लगाने लगती है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद मतलब अमांडा को अपनी एक ही उंगली से अपनी एंटायर बॉडी को बिना किसी मोमेंटम के इस तरीके से पुशअप करते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसी समय हम लोग को किम को भी दिखाया जाता है। किम जो कि अभी अपना पोज देते हुए बोलने लगता है कि सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना सब कुछ नहीं है। और ये बोलने के साथ ही अभी बहुत ही स्पीड से रॉकी के साइड से होता हुआ दोबारा से रॉकी के पास ही आके रुकता है। और ये इतना ज्यादा स्पीड होता है कि रॉकी भी पूरी तरीके से हैरान होते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है कि सच में इसका स्पीड ये तो बहुत ही ज्यादा है। रॉकी अभी सामने की ओर मेनन की ओर देखने लगता है, जहाँ पे मेनन अपनी जीभ से अपने एल्बो को टच करने की कोशिश कर रहा है और बोलने लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो अभी इस कमरे के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ देखने के बाद रॉकी अभी थोड़ा बहुत परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो कि ये सब कुछ खड़े खड़े देख रहा है। देखते देखते इस कमरे का जो दरवाजा है वो फटक करके बंद हो जाता है। दरवाजे के ऊपर जो स्क्रीन था उसके अंदर अभी किसके साथ किसका फाइट होने वाली है उसे भी दिखाई जाती है। और रॉकी के साथ जिस बंदे का फाइट होने वाला है उसका नाम होता है काय। और इसी सीन के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वाली मानवा की बस 10 ही चैप्टर रिलीज हुई है। तो समझ ही सकते होंगे ये वाले मानवा की फिलहाल के लिए और वीडियो नहीं आएगी। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।